Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products Adda. दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 56 लेकिन पीजीबीपी की क्लास नंबर 8 और आज हम करने के लिए आ रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बी टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरीके से डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन की जाती है, क्योंकि अभी तक हमने WDV वाली कंप्यूटेशन पढ़ी थी। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड वाली कंप्यूटेशन भी करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। पहली चीज तो ये कि आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हो, क्योंकि पिछली क्लासेस का ही लिंक इस क्लास के अंदर आने वाला है। मेक श्योर 32 यानी डेप्रिसिएशन आपको अच्छे से आता हो, उसके न्यूमेरिकल्स जो कराए थे क्लास में वो भी आपने किए हो, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक था सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A वो भी आपने अच्छे से किया हो कि किन किन को मिलता है। ये चीज अगर क्लियर होंगी ना तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आज की क्लास में ना पहले छोटी सी रिवीजन भी लगवा दूंगा, साथ में आज जो पढ़ा रहा है वो कॉन्सेप्ट भी मैं उसी के साथ लगे हाथ स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम वो शुरू करते हैं। अभी ये क्या लिखा हुआ है इसको बाद में देखेंगे, पहले जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हम, क्योंकि अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज पीजीबीपी और पीजीबी के अंदर जो टॉपिक चल रहा है दैट इज डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हाँ, ये बात हमको भी पता है। तो आप ऐसे समझिए कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हर इंसान करता है। मतलब हर एक इंसान को क्या चाहिए बताओ? डेप्रिसिएशन चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन से टैक्स की बहुत बड़ी सेविंग होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। चलो भाई ये भी मैं लिख देता हूं शॉर्ट के अंदर, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब एक ऐसा खर्चा है जो रियलिटी में जिसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितना अच्छा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं वो चीजें डेबिट कर पा रहा हूं जिसके लिए रियलिटी में मेरी जेब से पैसा गया ही ना हो। अच्छी बात है ना सर? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा खर्चे पेन में डेबिट करेंगे, इट मींस ऑन पेपर, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, ऑन पेपर बात कर रहा हूं। ऑन पेपर हमारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा क्या आएगा? कम आएगा। और जितना कम प्रॉफिट आएगा उतना हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम से कम बनेगा। बोलो आप मानते नहीं मानते हो? ये सर बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सा ऐसी डेप्रिसिएशन की डिमांड करता है और कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता हूं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और साथ के साथ यही एक टैक्स सेविंग टूल भी है। ठीक है, एंड टैक्स सेविंग टूल, ये क्या हमारे पास एक टैक्स सेविंग टूल है। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें एसएससी को, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसएससी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं और इन्हीं दो पार्ट से मैं रिवीजन भी करवा दूंगा और आज की क्लास का कॉन्सेप्ट भी शुरू कर दूंगा। दोनों काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें एसएससी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक वो एसएससी जिन्होंने पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना शुरू किया है। एक तो ये एसएससी हो गए और इनको छोड़ के बाकी सब हो गए, वो सब आपके अदर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि एक एसएससी ऐसे हैं जिनका काम क्या है, एक काम करते हैं, एक ऐसे एसएससी हैं जिनका काम पावर को जनरेट करने का है, जिसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन, फिर उसको इधर उधर ट्रांसमिट करने का काम है जिसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, और इसके बाद घरों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये वाला काम है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एक एसएससी हमारा इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। अगर आपको पता होगा तो ये जानकारी आपको पहले से होगी कि इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रियायत दी जाती है। क्या रियायत दी जाती है कि अगर ये चाहें तो अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। इट मींस कि इन लोगों के पास ऑप्शन है, they have a option either to choose straight line method और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इनके पास ऑप्शन है, ये एसएलएम भी चूज कर सकते हैं और WDV को भी चूज कर सकते हैं। इनके पास प्रॉपर एक तरीका है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एनी अदर एसएससी है वो यहां पर आ जाएंगे। ये लीजिए, एनी अदर असेसीज। ठीक है, एनी अदर असेसीज, इसके अलावा एनी अदर सब यहां पर आ जाएंगे। इन लोगों के पास प्लीज आप मुझे बताएंगे कि
पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन को छोड़कर जो अदर एसएससीज है उनके लिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? उनके लिए बैठता है रिटर्न नॉन वैल्यू। ये हम नहीं बोलते, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि उन लोगों को जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करते हैं, उन सभी को कौन सा मेथड चूज करना है? WDV मेथड। वो चाहकर भी स्ट्रेट लाइन मेथड चूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा एनी अदर एसएससी में दे हैव ओनली वन ऑप्शन टू चूज क्या बोलेंगे? यही कहेंगे कि हाँ भाई वो WDV है, दे हैव ओनली वन ऑप्शन टू चूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उनके पास सिर्फ WDV मेथड होता है, इसके अलावा और वो किसी भी मेथड को चूज नहीं कर सकते। सर एक बात बताइए, आखिर ऐसा इनमें क्या है जो इनमें नहीं है? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत की ना टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज है। कितनी है बताइए? 8 कोर इंडस्ट्रीज है। उन 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर सरकार हमेशा उनको प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि अगर वो 8 कोर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी ना तो देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सर कौन कौन सी है? जैसे आपकी स्टील हो गई, स्टील प्लांट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके एग्रोकेमिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और पावर जनरेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे भारत के रत्न हैं, इनको भारत रत्न बोला जाता है, जिनके ना होने से किसी भी देश की इकोनॉमी को डुबाया जा सकता है। तो इनको आगे बढ़ाना सरकार का एक बहुत बड़ा फर्ज है। लेकिन सभी सेक्टर्स में ना सबसे ज्यादा सरकार जो फोकस कर रही है वो सीमेंट वगैरह, स्टील वगैरह पे नहीं कर रही है, वो किस पे कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी पे। पूछो क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात नहीं की गई, यहाँ पर सिर्फ पावर जनरेशन नहीं, बिजली की बात की गई? ऐसा क्यों? देखिए बिजली जो है ना आज के डेट में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इतना बड़ा इशू बन चुका है कि जो हमारे यहाँ पर कार्बन एमिशन है ना, कार्बन एमिशन मतलब जो गंदी हवा का जो एक चैम्बर बन गया है, वो इस मैसिव स्केल पर पहुंच चुका है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इस पर बहुत बड़े बड़े डिस्कशन ले रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ईयर 2024 के अंदर, 2024 के अंदर गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर दिया है। आप लोगों ने फील भी किया होगा। मतलब आज की डेट में कूलर तो बिल्कुल फेल है, अगर एसी है तो थोड़ा आप सरवाइव कर सकते हो, आप ऐसे समझिए, इस लेवल की गर्मी पड़ रही है। और यही हालात होंगे आपके विंटर्स के अंदर कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा विंटर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाएगी और हॉट वेव्स, कोल्ड वेव्स वगैरह चला करेंगी। अब ऐसे में क्या होता है ना, अब अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि भारत जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर जनरेशन प्लांट होते हैं ये कोयले से बिजली बनाते हैं, तो इनसे कार्बन एमिशन मैसिव स्केल पे होता है। मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वैसे करते सब है, ठीक है, तो मैं इंडिया की अभी बात कर रहा हूँ। तो पावर जनरेशन प्लांट क्या करते हैं, ये मैसिव स्केल पर कोयले को बर्न करते हैं, जिससे क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और जो कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होती है, ये गैसेस रिलीज होती हैं। इससे क्या होता है, अर्थ पे एक चैम्बर बन जाता है, और चैम्बर बन जाने से क्या होता है, जो हीट जो है ना, जो बाहर चली जानी चाहिए वो हीट उसी के अंदर रह जाती है, जिस वजह से जो टेम्परेचर अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो गैसेस होती है ना, जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर पे जो हमारी लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो काफी अच्छी मानी जाती है, उस लेयर्स के अंदर ये छेद करना शुरू कर देते हैं। ओजोन डिप्लीशन जिसे बोला जाता है, जिससे सन की जो अल्ट्रा वायरस रेज है वो धरती पर आनी स्टार्ट होती है, और ये जिसके ऊपर गिरती है तो वहां पर क्या होता है, आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारी देखने के लिए मिले, अलग अलग टाइप की स्किन बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीजें हो रही हैं। पहले ये प्रकोप कम देखा जा रहा था, अब ये प्रकोप बहुत मैसिव स्केल पे देखा जा रहा है, और ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो वर्ल्ड लीडर्स बैठ के मीटिंग करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो कई बार इसकी चर्चा हुई है, और ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एग्रीमेंट साइन किए गए जिसमें हमें अर्थ को बचाना है, अर्थ के हर साल जो बढ़ रहे टेम्परेचर को है उसको मिनिमाइज करना है। इस पर बाकायदा बड़े बड़े लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अलग अलग नेशंस आके इस चीज पर डिस्कशन करेंगे और इससे रोकथाम लगाएंगे, इन जैसी चीजों पर जिससे कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है इस पर रोक लगाएंगे, और इनका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे जिससे इकोसिस्टम एक अच्छा मेंटेन बना रहे, ग्रीनरी मेंटेन रहे। इसी तरह से आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट, सुना है, इसके बाद आपने ब्रिक्स सम्मेलन सुना होगा। ये सब क्या है, ये सब क्लाइमेट के ऊपर बनाए गए अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। और आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुड़गांव यानी हरियाणा के
के अंदर स्थित है, जिसमें फ्रांस और इंडिया ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और इसके अंदर 121 नेशंस जो है वो शामिल है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आने वाले बीच में जितने भी देश हैं वो सब इसके क्या है, मेंबर। और जिसको कौन रूल करता है, इंडिया और फ्रांस रूल करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दोनों ने बनाया। मतलब मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि क्लाइमेट चेंज आज की डेट में कितना बड़ा इशू बन चुका है। अब जब इतना बड़ा इशू बन चुका है तो इसको टैकल कैसे किया जाए, तो टैकल ऐसे करेंगे कि सरकार इनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टाइप से बेनिफिट्स देती है। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुन लो, ये मैं इनकम टैक्स से अलग जाके चीजें बता रहा हूं, जिससे आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ कि लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी इस चीज को देने के लिए। आखिर लॉ मेकर ने इनको एसएल मेथड क्यों दिया, ऐसा इनमें क्या जो इनमें नहीं। ये भी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले कर रही है, बट स्टिल इनको ये मेथड नहीं दिया गया एसएलएम, वो इनको दिया गया। उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इनकम टैक्स की बुक में कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, बट लॉ मेकर की इंटेंशन जानो ताकि कल को आप भी समझ पाओ कि लॉ कैसे बनाया जाता है। सुनिए, तो लॉ मेकर्स ने सोचा कि किस तरह से हम पावर जनरेशन प्लांट को ग्रीनरीज की ओर लेकर जाएं, कैसे वो इकोसिस्टम डेवलप किया जाए बिजली बनाने के लिए, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपने प्रोडक्शन हाउस में इन पर्टिकुलर मशीन्स का यूज करते हो, कोयले का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो, तो ऐसे में आपको बेनिफिट्स देंगे, मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी भी। तो ऐसे में बड़े बड़े जो पावर हाउस है वो मैक्सिमम पैसा खर्च करता है रिसर्च में, लैबोरेटरीज पे, R&D पे, सो दैट वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाए। और हम यही चाहते हैं कि इसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट निकल के आए जिससे कि कार्बन एमिशन को रोका जा सके। आप बात समझ रहे हैं? तो इन्हें एक और तरीके से बेनिफिट दिया जाता है जिससे इनका टैक्स सेव हो जाए। और वो क्या बेनिफिट है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एसएलएम में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो हर साल कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो डब्ल्यूडीवी मेथड होता है ना उसमें लगातार हर साल क्या होता जाता है, ये कम होता जाता है। तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बढ़े हुए प्रॉफिट पर आपका टैक्स भी ज्यादा बनता है। बट एसएलएम के अंदर क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो लगातार कांस्टेंट रहता है, तो आपका प्रॉफिट लगातार कम होता जाता है, वो कभी मतलब कॉन्स्टेंटली तरीके से कम होगा। तो इससे आपका टैक्स सेव हो सकता है एसएलएम से। तो इनको जस्ट इंसेंटिवाइज करने के लिए, इनको और ज्यादा प्रमोट और बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने इनको स्ट्रेट लाइन मेथड का भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो एसएल मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो चल रही है। आप लॉजिक को समझिए, क्या लॉजिक है, ठीक है? तो याद रखना ये चीज। इसके बाद अब जब इनको दो मेथड दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो मेथड दिए जाएंगे तो या तो असेसी जो है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, या तो वो चूज करेगा स्ट्रेट लाइन मेथड या वो चूज करेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके पास ये ऑप्शन है, उसके पास क्या है, ये ऑप्शन है कि वो डब्ल्यूडीवी चूज कर सकता है और एसएल मेथड चूज कर सकता है। सर एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास 10 एसेट्स हैं और वो 10 में से कुछ पर एसएलएम चार्ज करे, कुछ पे डब्ल्यूडीवी चार्ज करे? इज इट पॉसिबल? सोच के देखो, क्या लगता है आपको? यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि कुछ एसेट्स के लिए वो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, बट मैं प्रैक्टिकली बताऊं, भारत में से कोई कंपनी नहीं जो इस टाइप के मेथड को चूज करती हो। वो स्ट्रेट वे फॉरवर्ड मेथड चूज करती है, या तो प्योरली एसएलएम सभी पर या प्योरली डब्ल्यूडीवी सभी पर। ये इस तरह से पार्शियल नहीं करती, बिकॉज इससे अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा उनका पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऑडिट्स वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो इतना नहीं करते। वो ये कहते हैं या तो हम स्ट्रेट अवे सभी एसेट्स पे एसएलएम ले लेंगे या फिर सभी एसेट्स पे डब्ल्यूडीवी लेंगे, ठीक है? ऐसा होता है। बट मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि यार इनके पास 20 एसेट्स हैं तो 10 पे डब्ल्यूडीवी, 10 पे एसएलएम? यस, इट कैन बी पॉसिबल, राइट? अब सुनिए, अब इन दोनों के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लिया तो पहली बात तो आप ब्लॉक सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं करोगे। सर क्या बोले आप? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं होता है। सर क्या था ब्लॉक ऑफ एसेट्स? वेरी गुड, मैं उम्मीद कर रहा था आप यही मुझसे पूछोगे सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों पिछले 4 क्लास से हम यही तो पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे निकलता है, ब्लॉक पे, इंडिविजुअल पे नहीं निकलता। सर प्लीज एक बार और बता दो, आपकी बार याद रखेंगे। चलो ठीक है, अब तुम कही रहे हो तो मैं बता देता हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला आगे। देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि जब हम कोई एसेट्स लेते हैं, अगर उसका डेप्रिसिएशन का रेट सेम है और उसका जो ब्लॉक जैसे बिल्डिंग होता है, फर्नीचर होता है, प्लांट एंड मशीनरी और शिप्स, अगर वो सेम ब्लॉक में बिलोंग कर रहे हैं, सेम डेप्रिसिएशन का रेट है, तो हम उसका ग्रुप बना देते हैं। हम उसको अलग अलग नहीं करते, हम उसका एक प्रॉपर ग्रुप बना के और फिर उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो अकाउंट्स में चलता है इंडिविजुअल सिस्टम। अगर आपके पास 5 मशीन है, याद करो अपनी क्लास 11th, प्लीज सभी लोग एक मिनट रुकिए, सभी लोग अपनी क्लास 11th को याद करो। क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन था।
ये सर हमें याद है। उसमें आप एसेट्स अकाउंट बनाते थे, ये सब याद है। अगर आप उसमें 3 मशीन खरीदते थे तो तीनों पर डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से निकलता था, M1 M2 M3, याद आ रहा है। अगर एक बेच देते तो M1 चलेगी तो M2 और M3 बची हुई है। हम उसको कभी ग्रुप नहीं करते थे, हम उसको इंडिविजुअल बेसिस पर करते थे। यानी कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो हम ग्रुप नहीं बनाते, हम इंडिविजुअल अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं बताइए, इंडिविजुअल, एक एक को अलग अलग करके लिखते हैं। तो अगर ये लोग एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो ये अपने एसेट्स को क्या करेंगे, इंडिविजुअल बेस पर चार्ज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंडिविजुअल एसेट्स, मतलब एक एक एसेट्स को इंडिविजुअलाइज किया जाएगा, आप ब्लॉक नहीं बना सकते हो। जबकि डब्ल्यूडीवी में क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, डब्ल्यूडीवी में ब्लॉक सिस्टम चलता है। आपने क्वेश्चन भी किए थे ना, उसमें ब्लॉक बनाते थे। तो यहां पर आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, लेकिन यहां पर आपका इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो नहीं होता। ये लो यहां पर इसे क्रॉस कर दिया। तो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर ब्लॉक चलता है और एसएलएम के अंदर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम चलता है। एक एक एसेट्स पर हम इंडिविजुअली क्या निकालते हैं, अपने डेप्रिसिएशन के पार्ट को कंप्यूट करते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर, हमें बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, देखिए अब जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, किसकी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में ना एक सेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड बी सेक्शन 32, दैट इज कॉल्ड बी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है? यस सर, हमें याद आ रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट था ये। देखिए जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आप डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हो, आपको सेक्शन 32 का नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट मिल जाएगा और डब्ल्यूडीवी के अंदर भी आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे हम निकालते हैं। सर सेक्शन 32 में क्या था? सेक्शन 32 में ये था कि अगर कोई मशीन का पुट टू यूज 180 दिन से कम है उस प्रीवियस ईयर में, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा और उसके बाद वाले सालों में फुल रेट से मिलेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था सेक्शन 132 में? यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपका पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है, तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। याद आ रहा है? यस सर। और अगर आपका पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है, कितना, मोर देन 180 डेज, तो यहां पर आपको फुल डेप्रिसिएशन का फायदा मिल जाता था। याद आ रही है? और ये सिर्फ उसी साल है जो पहला साल है, उसके बाद के जो साल होंगे उनमें तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो ये नॉर्मली एसएलएम चूज करो चाहे डब्ल्यूडीवी चूज करो, दोनों के अंदर ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, दोनों के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा ये वाला डेप्रिसिएशन कौन सा था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड बी एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है। अब हम इस वाले डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, ये लीजिए, ये है वो अगला डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस वाले डेप्रिसिएशन में ध्यान देना, अब ये होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल डेप्रिसिएशन या तो 35% मिलता है या 20% मिलता है। याद आ रहा है? अगर आप जैसे स्टेट हो गए तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, और एक और कौन सा था, वेस्ट बंगाल। अगर आप इन 4 स्टेट में अपना सेटअप लगाते हो 1/4/2015 से लेकर 31/3/2020 के बीच में, तो आपको 35% से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको 20% से मिलेगा। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको 20% से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। याद आ रही बात? यस सर। तो ये कौन से सेक्शन में था, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात होती थी। अब आपको याद होगा जब मैंने ये लास्ट क्लास में समझाया था एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो आपको क्लियर किया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अगर ये वाले एसएससी लेना चाहते हैं जो कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये तभी ले सकते हैं जब इन्होंने मेथड कौन सा फॉलो किया हो, डब्ल्यूडीवी। अगर ये एसएलएम फॉलो करते हैं तो उनको ये वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो वही मैंने लिखा है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A एसएलएम मेथड पर एप्लीकेबल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो उसके नीचे मैंने यहां पर टिक कर दिया, उसके नीचे क्या कर दिया मैंने, यहां पर टिक कर दिया। बोलो समझ आया? यस सर। इसको मैं सही से लिख देता हूं, WDV मेथड, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो
एसएलएम मेथड पर एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट नहीं मिलता, यानी पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इनको सिर्फ डब्ल्यूडीवी पर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा। सर हमें रीजन तो बताओ कि इन्हें एसएलएम पे क्यों नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्या इन्होंने गुनाह किया? देखिए दोस्तों, इन्होंने गुनाह कुछ नहीं किया, बस सरकार ना बहुत ही तरीके से सोचती है और इक्वलाइजेशन पे काम करती है। ऐसा ना हो कि एक को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए दूसरे को बिल्कुल ना मिले, ऐसा नहीं होता। वो मार्केट में ना इक्वलाइजेशन पावर लेकर आती है। जब भी कोई रूल बनता है ना इनकम टैक्स में तो इक्वलाइजेशन के हिसाब से बनता है। इक्वलाइजेशन ये बोलता है कि अगर कोई पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है, इट मींस कि वो पहले ही टैक्स में ज्यादा बेनिफिट ले चुकी है डब्ल्यूडीवी के कंपैरिजन। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रही है, कोई दूसरी कंपनी जो एसएलएम फॉलो कर रही है, तो ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? एसएलएम वाले को। तो जब उसको वहां ज्यादा बेनिफिट मिल ही रहा है तो हम उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट एक्स्ट्रा क्यों दें? ये तो बेनिफिट हम उसको देंगे ना जिसको हमने ऊपर वाले में कम बेनिफिट दिया, तो अब उसको एडिशनल बेनिफिट दे दिया। अरे नहीं समझ आया तो ऐसे समझो तुम भंडारे में गए हो, सब्जी पूड़ी खाते हो सर कैसी बात कर दी, छोड़ के ही नहीं आते सर, ठीक है, हम तो दोबारा लाइन मिल जाते हैं। अब सुनो जरा एग्जांपल, प्लीज एग्जांपल को सुनो। एक जगह भंडारा हो रहा था, मैंने अपनी बाइक या कार साइड में लगाई, ठीक है, साइकिल साइड में लगाई, चलो और बोलो, साइकिल साइड में लगाई और मैंने कहा भैया भंडारा खा कर जाएंगे। लाइन में लगी, ठीक है, पहले मुझे वो प्लेट मिली डिस्पोजल वाली, उसमें 2 पूड़ी और सब्जी रखी गई, मैंने फटाफट से खा ली और मैं दोबारा लाइन में लग गया। जब दोबारा लाइन में लगा तो मेरे पास सब्जी पहले से रखी हुई है ना, सिर्फ पूड़ी की कमी है। तो बांटने वाले ने पता है क्या बोला? भाई साहब प्लीज़ आप साइड हो जाइए। मुझे लग रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये मुझे कहेगा आप प्लीज़ बैठ के खाइए, आपको मान ली ये हो वो हो। मैं साइड में हो गया, मैं देख रहा हूँ यार फुल्ली इग्नोर मार रहा है, ये बंदा बांटने में लग गया फिर से। मैंने कहा भैया पूड़ी तो दे दो। बोले भैया अभी नहीं मिलेगी। मैंने पूछा ऐसा क्या, मतलब मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे पूड़ी नहीं मिले? बोले भैया देखो ऐसा है, आपको पूड़ी मिल चुकी ना तो आप इसे खाने की तरह से मत खाओ, इसे प्रसाद समझो, और प्रसाद ना थोड़ा सबको मिलता है। मैंने कहा देखो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मज़ा तब आता है जब मैं खुद भंडारा करवाऊँ, अभी तो फिलहाल मैं खाने की इंटेंशन से आऊँ, मुझे पेट भर के ही भेजो। मन में सोच रहा हूँ, बोला नहीं है। मैंने कहा भाई साहब देखो ऐसा है कि 2 पूड़ी में क्या ही होता है, 2 पूड़ी तो यूं खत्म हो जाती है। उसने भाई साहब हम बिल्कुल समझते हैं, बट अभी क्या है ना, हमारी इंटेंशन है प्रसाद, ये प्रसाद है, आप इसको खाना समझ रहे हो, पेट भर भर के खा रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला, पहले हम उनको 2-2 देते हैं। अगर ये लाइन खत्म हो जाती है और पूड़ी बची रहती है तो आप आके 4, 10, 20 जितना खाना हो खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो उसने जायज़ बात की या नहीं की? सर बिल्कुल जायज़ बात की। इसका मतलब वो भी तो यही कह रहा है जो इनकम टैक्स कह रहा है। सर क्या कहीं का भी लॉजिक कहीं भी जोड़ देते हो आप क्या? सुनो मेरी बात, देखो उस इंसान ने क्या बोला, उस इंसान ने लॉजिक ही लगाया कि जब तुम्हें भंडारे की 2 पूड़ी मिल चुकी हैं तो अब तुम्हें दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि एक बार बेनिफिट तुम्हें मिल चुका। अब हम उन लोगों को पहले देंगे जिनको पूड़ियां नहीं मिली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ तुमको भी दे देंगे अगर बच गई तो। अरे यही बात तो डिपार्टमेंट वाले भी बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि देखो जब एसएलएम मेथड तुमने फॉलो किया तो तुमको ऑलरेडी ज्यादा बेनिफिट मिल चुका ना, तो दोबारा लाइन में लग के पूड़ी लेने क्यों आए हो यहाँ पर जब ऊपर आपको ज्यादा पूड़ियां मिल चुकी हैं? अरे वाह सर, कहीं का भी कुछ भी जोड़ देते हो आप तो भैया इसी को तो टैक्स बोलते हैं, और ये हमारी कला है, हम कोई सी बात कहीं भी जोड़ देते हैं। चलो ठीक है, जब तुम्हें यहाँ ज्यादा पूड़ियां मिल चुकी हैं तो नीचे एक्स्ट्रा पूड़ी दोबारा लाइन में लगने पर अब नहीं मिलेंगी। हाँ अगर तुम्हें ऊपर 2 की जगह 1 पूड़ी मिली थी, कम मिली थी इसके कंपैरिजन, तो सेकंड टाइम लगोगी लाइन में तो दोबारा पूड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पहले बेनिफिट तुम्हें कम मिला था। ओके सर, यानी अगर इंटरव्यू में पूछे तो हम यही पूड़ी वाला एग्जांपल दे दें? नहीं दोस्तों, पूड़ी वाला नहीं देना, ये तो समझाने के लिए दिया है। तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि कौन सा एग्जांपल इंटरव्यू में देना है, ठीक है? जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है? आप जहां भी नोट्स बना रहे हो ना, तो ये पूड़ी वाला एग्जांपल, भंडारे वाला एग्जांपल भाई लिख लेना। सर नहीं, ये तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो इस टाइप से प्रोफेशनलिज्म में ये भंडारा लेकर। भाई है तो इंसानी, आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो खाना छोड़ दोगे या ऐसी वैसी बातें करना छोड़ दोगे? अरे यार वी आर ह्यूमन नेचर से यार, हमें ये बातें किए बिना मज़ा भी नहीं आता। समझ रहे हो बात को? तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो और मैंने कोई एग्जांपल दिया है तो मेक श्योर कि आपने वो एग्जांपल साइड में लिख लिया हो। अगर आप इन्हीं नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा के बैठे हुए हो, मान लो आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, तब तक मैंने इसके नोट्स टेलीग्राम में अपलोड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सीधा प्रिंट आउट निकाला और आप क्लास देख रहे हो, तो प्रिंट आउट के केस में जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो पहले तो लैंडस्केप में निकालोगे आप लोग, ठीक है? और लैंडस्केप में निकालने का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको एरो करके खाली स्पेस में कहीं भी सर्कल या क्लाउड बना के वो एग्जाम्पल लिख लो। नहीं तो वो आती है ना स्टिकी नोट्स आते हैं, वो आप यहाँ पर चिपका देना। और पता है जब भी तुम रिवीजन करोगे और ये एग्जांपल पढ़ोगे तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा।
इस वजह से मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो किया करो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं प्रॉब्लम्स, वो कभी आप फेस ना करो। बिल्कुल क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था आपका एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का। सर अब एक बात बताइए कि अगर हम एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो क्या करना होता है। अब सुनिए जरा एसएलएम मेथड के बारे में। अगर कोई पावर जनरेशन प्लांट जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करता है तो उसके लिए क्या होता है, एक सेक्शन यूज होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो सेक्शन है ना दोस्तों, वो सेक्शन क्या है जानते हो? एक काम करता हूँ, वो सेक्शन में यहीं लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूँ। इसके लिए जो सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। सर अगर हम यहाँ 2a लिख दे तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा ना? हाँ, ये क्लॉज 1 है। ये मेथड क्या बोलता है कि यदि आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये अदर एसएससीज के लिए नहीं है। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है वो अदर एसएससीज इसको चूज नहीं कर सकते। मैंने क्रॉस लगा दिया, जबकि ये लोग यूज कर सकते हैं। सर क्या बात है, आपने तो यहाँ का लिंक यहाँ से जोड़ दिया। यस दोस्तों, हर चीज बड़ी प्री डिफाइंड है, तुम क्या सोचते हो? ठीक है, आप सुनिए। तो अगर पावर जनरेशन प्लांट है तो वो एसएलएम मेथड फॉलो कर सकती है। सेक्शन क्या बताइए एसएलएम मेथड का? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, क्लॉज 1 है। क्या ये मेथड फॉलो कर सकता है? यस। बट क्या ये एनी अदर एसएससी फॉलो कर सकते हैं? नो। इसीलिए वहां पर क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ये वो लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी क्या होता है कि मैं आपको ना एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। सर ये क्या होता है रिटर्न ऑफ इनकम? देखिए रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जब हम पूरा साल बिता लेते हैं, पूरा एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद हमें सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को, अपनी एक साल की इनकम के बारे में पूरी डिटेल लिखित में देनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने हमसे चैप्टर नंबर 1 किया होगा तो आपको याद होगा हमने सेक्शन नंबर 14 पढ़ा था, याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 14 था 5 हेड्स ऑफ इनकम का। इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबी सेक्शन 20 टू 44 डीबी, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55A, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59, सबको जोड़ते हैं टोटल हेड्स ऑफ इनकम आता है। फिर हम उसमें ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 65, फिर लेस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम सेक्शन 72 टू 74, फिर हमें मिलता है क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक, तो हमको निकल के आता है नेट टोटल इनकम। ये जो पूरी कंप्यूटेशन शीट होती है ना दोस्तों, ये सरकार को हर साल हमको फिल करके देनी होती है कि कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी इनकम आई है। तो जब वही डिटेल हम लिखकर सरकार को जमा करवाते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न में स्पेलिंग आर से होती है बट मीनिंग लिखित वाला डब्ल्यू वाला होता है। आप मेरी बात समझ रहे? स्पेलिंग ROI रिटर्न ऑफ इनकम आर से शुरू होती है, जैसे वापसी वाला होता है, वो नहीं है। इसका मीनिंग डब्ल्यू वाला है, रिटर्न लिखने वाला। तो हर एक एसएससी एक साल में जो जो उसने जिस सोर्स से इनकम कमाई है उसका वो लिखित ब्यौरा, उसका वो लिखित में डिटेल किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो जनरली क्या होता है रिटर्न ऑफ इनकम जो होता है, वैसे इसका ना पूरा एक सेपरेट चैप्टर मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है कि जब भी ROI रिटर्न ऑफ इनकम की बात होती है, चलो यहां मैं लिख देता हूं रिटर्न ऑफ इनकम। इसके लिए जो सेक्शन यूज होता है वो सेक्शन है आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। टेंशन मत लेना, इसका सेपरेट चैप्टर वहां बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे जब आपका एक प्रीवियस ईयर खत्म होता है ना, आप उसके बाद ही तो रिटर्न सबमिट कराओगे जब आपको आपकी इनकम का पता होगा। तो यानी जिस प्रीवियस ईयर में कमाई की है उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आता है, उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें आपको अपनी डिटेल लेनी होती है। वो भी कब तक? 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। कब बताइए? 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर आपका ऑडिट होने के लिए है, आपका क्या होता है? टैक्स ऑडिट होता है, तो उस केस में आपके रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो बढ़ाकर कर दी जाती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। जो 31 जुलाई है वो बढ़ा के कितनी हो जाती है? 31 अक्टूबर हो जाती है। अभी क्या है कि यदि कोई पावर जनरेशन प्लांट अगर एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है तो उसको ये बात सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न फाइल करते वक्त बतानी पड़ेगी सरकार को कि सरकार हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया है। ये बात आपको सरकार को बतानी ही पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है? इसका मतलब ये समझ आता है कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ये बोलता है कि इफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज एक्सरसाइज
बाय द पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, assessee must mentioned, assessee must mentioned in the return of income section 139 subsection 1। assessee को ये बात सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में बतानी पड़ेगी। ठीक है, सब समझ गए? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में बतानी पड़ेगी। ठीक है सर, क्यों बतानी पड़ेगी? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, सरकार रिटर्न क्यों भरवाती है? क्यों भरवाती है बताइए? ताकि सरकार को ये पता चले आपने एक साल में जो किया है, जो मेथडोलॉजी उसकी, जो अकाउंटिंग यूज की, जो टैक्सेशन निकाला है, वो किस तरीके से निकाला है, जरा सरकार को भी तो बता दो, क्योंकि तुम उसी के अकॉर्डिंग क्या पे करोगे? अपना इनकम टैक्स पे करोगे। इस वजह से तुम्हें अपनी क्या फाइल करनी पड़ेगी? रिटर्न ऑफ इनकम। क्या फाइल करनी पड़ेगी? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। तो उसमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आप ऐसा मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? ये सर हमको बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए तो अब और सुनिए एसएलएम के रिगार्डिंग फैक्ट्स। और क्या है फैक्ट्स? और फैक्ट ये है कि देखिए हमारे पास एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर हमको ना वो ये रिटर्न ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर हुआ है, थोड़ा दोबारा बता दोगे? यस बिल्कुल बता दें। चलो मैं 1 मिनट या 2 मिनट और लेता हूँ अभी आरओआई पे, थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ जिससे थोड़ा आपका क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना एक नोट करके यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मान लो हमारा प्रीवियस ईयर है, ये मान लो हमारा प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1/4/2023 से और कंप्लीट हो रहा है 31/3/2024 को। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर है, मतलब जिस साल हमने कमाई की वो साल है ये। ठीक है, तो 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो भी हमने कमाई की है, जो भी हमने काम धंधा किया है, सरकार कह रही है पहले तुम कर लो जो तुम्हें करना है, जो भी कमाई करनी है तुम पहले कर लो। ठीक है, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा प्रीवियस ईयर। और जब तुम कमा लो ना तो उसके अगले साल, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, उसके अगले साल आप हमें लिखित में बता दो, आप हमें लिखित में बता दो कि आपने कितनी कितनी इनकम कहां से कमाई है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो जो टैक्स बनता है वो डिपॉजिट करा दो, वो डिपॉजिट करा दो। तो ये सारे काम क्या हम प्रीवियस ईयर में करेंगे जिस साल कमा रहे हैं? नहीं सर, अभी तो हमें कमाई नहीं पता ना, तो अभी तो हम कमा रहे हैं, तो ये सारी डिटेल गवर्नमेंट को हमें अगले साल देनी होती है। और हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर के बारे में। तो प्रीवियस ईयर के बाद जो ईयर आता है दैट इज कॉल्ड बिया असेसमेंट ईयर। तो यानी आपको आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इनकम की जो जानकारी देनी है वो आपको अपने असेसमेंट ईयर में देनी है। अभी इस केस में हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 23-24 और जो असेसमेंट ईयर है वो हमारा 24-25। तो आपने इस साल जो भी कमाई की है उसकी डिटेल आपको इस प्रीवियस ईयर की डिटेल असेसमेंट ईयर में देनी पड़ेगी। कब तक रिटर्न फाइल करनी होती है? 31 जुलाई। 31 जुलाई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर आपका केस ऑडिट का है तो डेट अलग है, नॉन ऑडिट का है तो डेट अलग है। ठीक है, नॉन ऑडिट के केस में जो आपकी डेट है दैट इज 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी कि जो इनकम हमने 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक कमाई होगी उसकी रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई 2024 तक हमें फाइल कर देनी है असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल कर देनी है। समझ आई बात? यस सर। बट अगर आपका ऑडिट होता है, सर ऑडिट क्या होता है? वैसे ऑडिट की मैं प्रॉपर क्लासेस लूंगा। सर क्या, आज तो आपने नई बात बताई? यस सर, मैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट भी आपको पढ़ाऊंगा। जैसे इनकम टैक्स खत्म होता है, जीएसटी शुरू करें, जीएसटी के बाद कंपनी लॉ शुरू करेंगे, देन ऑडिट शुरू करें, तो उसमें ऑडिट में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑडिट का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, एग्जामिन करता है कि आपने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे के सारे इनकम टैक्स के रूल्स, सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं
रूल्स है कि आपने सब फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो ऑडिटर, जो इंसान आया है ऑडिट करने के लिए, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर हमसे नाराज हो जाएंगे और जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करना भूल जाएंगे हमारी कंपनी में। तो ऐसे में ऐसा ना हो जाए तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखूँगा। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये है कि मैं सारे के सारे प्रोविजंस को फॉलो करूँगा, ताकि जो भी मेरा ऑडिटर आएगा मेरी ऑडिट करने के लिए, वो उस पर एक ग्रीन सिग्नल देकर जाएगा कि कंपनी जो पिक्चर अपनी दिखा रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है। आप मेरी बात समझे? यस सर, हम बिल्कुल समझ गए। तो इस इंटेंशन से सरकार ने ऑडिट का कॉन्सेप्ट रखा। अब ऑडिट कई टाइप की होती है, इंटीरियम ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, एनुअल ऑडिट होती है, स्टॉक ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट्स होती है। तो अभी हमें टाइप्स ऑफ ऑडिट, या मैं ऑडिट नहीं पढ़ा रहा अभी जो आपको ये सब बताओ, बस ये समझो ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें साल के खत्म होने के बाद आपके द्वारा बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट को कोई और एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करता है और अपना ओपिनियन देता है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं या व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट। अब आप एक बात सोचिए, किसी कंपनी को ऑडिट करानी है इस साल की, तो उसको थोड़ा टाइम तो दो ना, ताकि वो सीए वगैरह अपॉइंट करे, उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ एग्जामिन करने का मौका दे। इस वजह से जिनका ऑडिट होता है ना, उनकी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई नहीं होती है, उनकी डेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उनका ऑडिट होंगे, काम थोड़ा सा लंबा और पेचीदा चलना है, इस वजह से उनकी डेट्स को आगे बढ़ा दिए गए। और ऑडिट के केस में जो डेट है वो कर दी गई 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। कब कर दी गई? 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर कर दी गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट से हैं और आपने WDV मेथड फॉलो किया है या SLM मेथड फॉलो किया है, इस बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं इस बेस को बना लेने से आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी कि अगर SLM मेथड फॉलो करते हैं, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो SSC को मस्ट भी मेंशन करना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए, अगर आप रिटर्न फाइल करें तो WDV मेथड फॉलो करें तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, बट SLM फॉलो करें तो आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत तो पड़ेगी। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस सर, अब तो ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए, एसेट्स को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोलिए कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक क्या होते हैं आपके? इनटेंजिबल एसेट्स। कौन कौन से बताइए? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए, अभी क्या है कि सरकार ने इस सेक्शन में, मतलब सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कि देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे ही SLM फॉलो कर सकते हैं, इनटेंजिबल पे SLM मेथड फॉलो नहीं होता। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर आप SLM मेथड फॉलो भी कर सकते हो और WD भी फॉलो कर सकते हो, बट इनटेंजिबल एसेट्स में आप सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड ही फॉलो करेंगे। तो मैं यहां पर इस तरीके से WDV में एरो बना रहा हूं कि WDV के अंदर, WDV जो है ये, इस मेथड को अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप टेंजिबल, ये मेथड आप टेंजिबल पे भी लगा सकते हो और इनटेंजिबल पे भी लगा सकते हो। लेकिन जब आप SLM मेथड लगाओगे ना तो SLM सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? सर ये सिर्फ और सिर्फ लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, ये इनटेंजिबल पे नहीं लगता। सर आप ये कहना चाहते हो कि एक कंपनी के अंदर अगर दो टाइप के एसेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और कंपनी SLM मेथड फॉलो कर रही है तो वो SLM ना करते हुए WDV साथ में करना पड़ेगा? आंसर इज यस। यानी एक कंपनी अपने टेंजिबल एसेट्स पे SLM WDV जो मन में आए वो लगा सकता है, लेकिन इनटेंजिबल के केस में उसको सिर्फ और सिर्फ WDV ही लगाना पड़ेगा। SLM मेथड इनटेंजिबल पे नहीं लगता। सर ये तो आपने दिल तोड़ दिया। अभी तक तो हमको लगता था कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं हमारी मर्जी होगी पावर जनरेशन में कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें। अरे दोस्तों वही तो है, सिर्फ इंटेंजिबल के लिए तो सरकार ने मना किया है कि इंटेंजिबल पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करोगे। इंटेंजिबल पे सिर्फ क्या फॉलो किया जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया जाता है। चलो सर, अब आप बोल रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि डेप्रिसिएशन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एनी अदर एसएससी, अच्छा एनी अदर एसएससी में ये मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? WDV। इनके लिए SLM तो है ही नहीं।
अच्छा WDV में जब ये फॉलो करेंगे तो इनको जो है, इनको अगर WDV फॉलो करेंगे तो इनके लिए भी जो डेप्रिसिएशन है वो सेक्शन 32 में मिलेगा। यस सर, सेक्शन 32 में इनको डेप्रिसिएशन मिलेगा। और इनके लिए भी सेम वही केस है कि अगर इनका पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है। कितना है बताइए? लेस देन 180 डेज है, तो उसमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और यदि पुट टू यूज जो है वो मोर देन है, पुट टू यूज आपका क्या है? मोर देन 180 डेज है, 180 दिन से ज्यादा का है, तो उस केस में इनको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही वाला, ठीक है। और अगर ये लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन चाह रहे हैं तो क्या इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। ये लीजिए, इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कौन सा सेक्शन में मिलता है सर? उसके लिए सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि बेचारे ये तो WDV मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, तो इनको नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? यस सर, बात तो सही कह रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट कि WDV आपको या तो किस रेट से मिलेगा बताओ? या तो इनको मिलेगा एट द रेट 35% या मिलेगा एट द रेट 20%। आप बताएंगे 35% कब मिलता है? जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अगर सेटअप कहां पर है बताओ? ये सेटअप है आपका बिहार में, ये सेटअप है आंध्र प्रदेश में, ये सेटअप है आपका तेलंगाना में, ये सेटअप है आपका वेस्ट बंगाल में। और वो भी कब? वो सेटअप जो लगना चाहिए वो 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में होना चाहिए, तो आपको 35% मिलेगा, अदरवाइज 20% मिलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाली चीज से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बताइए, कहीं कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट? पक्का चल सकता है आगे? यस सर, बिल्कुल आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने आपका पूरा बेस तैयार कर दिया दोस्तों। अभी तक मैंने ना कुछ भी नहीं, सिर्फ बेस बनाया आपका, ठीक है। अब बेस बनाने के बाद अब जल्दी से बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है। और देखना, अब तुम्हें एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगी, ये वादा है मेरा। ये लाइनें मैं रटवाऊं ना, आपको समझा दूं, इसी वजह से ये बेस बनाया आपका। और बेस बनाने मुझे लगता है कि 30, 40, 42 मिनट लग गया हमें, 42 मिनट्स लग गया हमें बेस बनाने में। कोई बात नहीं सर, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। अरे वाह, शेर हो गए तुम तो। आ जाओ इधर, आओ। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस। सेक्शन याद हो गया? सेक्शन अभी लिखवाया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबिलिटी। ये जो SLM मेथड है ये किसको मिलता है? सिर्फ पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन वालों को मिलता है। तो वो लिखा है एप्लीकेबिलिटी फॉर अंडरटेकिंग इंगेज इन पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। SLM मेथड सिर्फ इन्हीं को मिलता है, ठीक है सर। इसके बाद है टाइम टू एक्सरसाइज, किस समय हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो वो लिखा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच दे बिगन्स टू जनरेट पावर, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। यानी आपको सरकार को ये बात रिटर्न फाइल करते टाइम बता देनी पड़ेगी कि आपने कौन सा मेथड चूज किया है। जो मेथड आप चूज करेंगे वो साल भर साल आपको सेम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि साल के 12 महीने में 8 महीने आपने एक मेथड चूज किया, 4 महीने आपने दूसरा मेथड चूज किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी मेथड फॉलो करना है वो थ्रू आउट द ईयर आपको मानना पड़ेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। और जो भी मेथड आपने फॉलो किया सेक्शन 130 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न ऑफ फाइल करते वक्त वो मेथड आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ऑप्शन ऑफ SLM, ये ऑप्शन ऑफ SLM दो एसेट्स में मिलता है। एक तो किसमें मिलता है? फॉर टेंजिबल एसेट्स और फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। सर हमें याद आ गया, आपने बोला था कि टेंजिबल पे मिलता है, इंटेंजिबल पे नहीं मिलता। अरे वही चीज तो थ्योरी में लिखी है, पढ़ो जरा एक बार। देखिए, for tangible assets they have an option either to choose SLM or WDV method for depreciation. If they followed SLM they would like to use the individual assets method instead of block of assets. लाइन बहुत मीनिंगफुल है, एक एक लाइन पर ध्यान से चर्चा करेंगे, सुनो ध्यान से।
यदि आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं और आप एक पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो आपके पास ऑप्शन है टेंजिबल पे तो आप एसएलएम भी लगा सकते हो और आप डब्ल्यूडीवी भी लगा सकते हो। और ये देखो दोनों में लिखा हुआ है टेंजिबल टेंजिबल, है ना। तो एसएससी टेंजिबल तो दोनों में से कोई एक मेथड चूज करेगा, ये उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर उसने डब्ल्यूडीवी मेथड चूज किया तो वो एसेट्स की अकाउंटिंग या डेप्रिसिएशन करते वक्त ब्लॉक सिस्टम का यूज करेगी, ब्लॉक ऑफ एसेट्स को। और अगर एसएलएम मेथड चूज किया तो इंडिविजुअल एसेट्स चूज करने पड़ेंगे। तो वो लिखा है कि दे हैव ईदर ऑप्शन टू एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है भैया। टेंजिबल एसेट्स पे या तो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो किया जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए। और अगर एसएलएम मेथड फॉलो किया, इफ दे फॉलोड एसएलएम मेथड, दे वुड लाइक टू यूज इंडिविजुअल एसेट्स मेथड। उनको कौन सा मेथड चूज करना पड़ेगा? इंडिविजुअल एसेट्स मेथड चूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के लिए कौन सा मेथड चूज करना पड़ेगा? इंडिविजुअल सिस्टम। कब? जब वो एसएलएम मेथड फॉलो करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट के केस में, अरे भाई इंटेंजिबल आप सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड ही मिलेगा। ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड इज एप्लीकेबल। ओह माय गॉड सर, यस क्लियर है? यस सर। आगे चलो। अब नोट नंबर 1, एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A वुड बी गिवन ओनली इफ दे फॉलो डब्ल्यूडीवी मेथड। हमको नहीं पता था क्या? अभी भी तो बताया था कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो एसएलएम में नहीं मिलेगा, तो क्रॉस लिखा हुआ है। किस में मिलेगा? अगर डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो। तो ये जो पूरी थी ना, ये उसी को थ्योरी फॉर्म में लिखा है। अब सोच के देखो, अगर मैं डायरेक्टली आपको थ्योरी पढ़ाता ना तो क्लास बोरिंग सी लगती है। अभी उसका प्रॉपर एक चार्ट वार्ट बना दिया तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पूरी इनकम टैक्स हम ऐसी करें, टेंशन मत लेना, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि एसएलएम वाला जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक छोटा सा टॉपिक उठा के क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। लो जल्दी से नोट करिए प्लीज। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पास टर्मिनल डेप्रिसिएशन के बारे में कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। दोस्तों मैं ये जानता हूं आपने कभी भी इस नाम को पहले कभी सुना नहीं होगा, आज पहली बार जिक्र होगा कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। मतलब अभी तक हमने डेप्रिसिएशन बहुत सुना है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, बट एक इनकम टैक्स में ना नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलता है। आया नहीं, बहुत पहले से था, बट पढ़ अब रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अभी इस कॉन्सेप्ट को ना वैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, बट इसको समझाने के लिए हम एक पहले एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से पहले बेस बन जाएगा ना, तो जितना अच्छा बेस होगा उतना ही ये चीज़ें हम क्लियरिटी से समझ आएंगे, ठीक है। चलिए बेस बनाते हैं पहले। तो बेस कुछ ऐसा है कि पहले तो देखिए जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने फॉलो किया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या फॉलो किया हुआ है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कौन करता है? कौन करता है बताइए? पावर जनरेशन प्लांट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन प्लांट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाता हूं। ये लीजिए एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अ पावर जनरेशन यूनिट, अ पावर जनरेशन यूनिट purchase a fixed assets, और फिक्स्ड एसेट्स में भी क्या है? ये प्लांट एंड मशीनरी है। फिक्स्ड एसेट्स में भी क्या है? ये प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी इन 1/4/2021, 1/4/2021 को इन्होंने ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की, फॉर रुपीज 1 लाख कितने में लिए बताइए? 1 लाख रुपए में लिए, ठीक है। और 3 केसेस में दे रखे, कितने? 3। मैं 3 केस समझाऊंगा इसमें। और लिखा हुआ है ऑन 1/4/2023, ऑन 1/4/2023, 23 में नहीं बल्कि 2022 और 23, ठीक है। चलिए ऑन 1/4/2023 को these plant and machinery become sold, हमने इसको क्या कर दी? बेच दी। फॉर रुपीज कितने में? 3 केस लूंगा।
केस नंबर 1 मैंने यही प्लांट एंड मशीनरी जो बेची है वो बेची है फॉर एन एग्जाम्पल 60,000 में। कितने रुपए में? 60,000 रुपए में। केस नंबर 2 मैंने यही चीज बेची है 80,000 रुपए की। कितने की? 80,000 रुपए की। इसके बाद केस नंबर 3 यही मशीन मैंने बेची है 1,20,000 रुपए की। ये 3 केस हैं और तीनों केस में हमें आंसर देना है कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस डेप ऐप आया, ये सब हमें बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कोई बहुत ज़्यादा ओवररेटेड क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। सिंपल सा है, एक पावर जनरेशन यूनिट है, उन्होंने क्या किया हुआ अपने पास प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1/4/2021 को, वो भी 1,00,000 रुपए में, और इसको हमने 2 साल बाद इस प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया है। और वो भी कितने में बेचा है? केस नंबर 1 60,000 में, केस नंबर 2 30,000 में और केस नंबर 3 1,20,000 रुपए। इन तीनों केस के अंदर हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, ठीक है। 32 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और हम ये एज्यूम करेंगे कि जो कंपनी वो क्या मेथड फॉलो कर रही है? स्ट्रेट लाइन मेथड। सर इस पर तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। दोस्तों आप प्लीज़ गलती मत करो, एसएलएम पे कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो सिर्फ डब्ल्यूडीवी पे मिलता है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंपनी जो फॉलो करी वो क्या फॉलो करी है? एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, इस मशीन को हमने कब खरीदा था? सर हमने खरीदा था 1/4/2021 को। कितने रुपए में? सर ये हमने लिया था 1,00,000 रुपए में। अब सर आपने रेट तो दे नहीं रखा। दोस्तों जब रेट गिवन नहीं होता तो प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक नंबर 18 क्या बोलता था? अदर्स के बारे में, कि अदर्स में क्या रेट होता है? 15%। तो हम 15% डेप्रिसिएशन लेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। जब हम 1 साल पूरा इसका यूज कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% से, तो कितना रहेगा? ये 15,000 रुपया रहेगा। तो यानी कि 1/4/2022 को जो मेरे पास मशीन है उसकी वैल्यू आ गई है 85,000 रुपये, 85,000 रुपीज़। फिर हमने उसके ऊपर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाया, किस रेट से? 15% से। और आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो अभी जो 15% निकलेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा, 85,000 पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। 1,00,000 का 15% कितना आया दोबारा से? 15,000। तो मेरे पास जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 70,000। कितनी निकल कर आई? 70,000 रुपए, ठीक है। तो ये 70,000 की कीमत आ गई एज ऑन 1/4/2023। सर इसके आगे आपने क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि 1/4/2023 को तो उसने मशीन बेच दी थी, 1/4/2023 को तो उसने मशीन बेच दी थी। तो यहां तक की कैलकुलेशन समझ आई, और क्यों नहीं आएगी? इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हैं, यहां पर एक नोट करके मैं लिख रहा हूं, नोट इन दिस केस additional depreciation would not be given, ठीक है, कि एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर नहीं मिलेगा बिकॉज कंपनी डज नॉट फॉलो डब्ल्यूडीवी मेथड, रादर कंपनी फॉलोड एसएलएम मेथड, और एसएलएम पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है सर। अब बताइए, अब हमने इस प्लांट एंड मशीनरी को क्या किया है? बेचा है। किसको क्या किया है? बेचा है, सेल किया है। और जब सेल किया ना तो 3 डिफरेंट केस के अंदर किया है, ठीक है। तो केस नंबर 1 यहां पर हम बात करेंगे, दिस इज योर केस नंबर 1, ठीक है। अब सुनिए जरा, केस नंबर 1 में क्या है? अब आप ये देखिए कि हमारे पास एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? सर रिटर्न डाउन वैल्यू जो है दैट इज ₹70,000 रुपीज, और उसकी सेल वैल्यू कितनी है? हमने उसे कितने में बेचा? सर हमने उसको बेचा पहले वाले केस में 60,000 रुपए में। कितने में? 60,000 में। अब पता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला होगा कि 10,000 का लॉस हुआ है ना दोस्तों? प्लीज बोलिए, 10,000 का लॉस हुआ ना? नहीं दोस्तों, 10,000 का लॉस नहीं हुआ। अरे सर कैसी बात करो, अकाउंट्स में तो हमें यही पढ़ाया गया था कि अगर डब्ल्यूडीवी 70,000 की है और आपने 60,000 में बेच दी तो 10,000 का लॉस होगा। ठीक है भाई, वो अकाउंट्स के फंडे थे, हम पढ़ के आ रहे हैं इनकम टैक्स। तो सर रूल अलग होता है। अरे देख नहीं रहे, सब चीज़ें अलग होती है। जब रेट अलग है तो रूल अलग नहीं होंगे? यस सर बिल्कुल। तो अब बताइए सर क्या हुआ? देखिए इसे लॉस नहीं बोला जाता,
इनकम टैक्स में जब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा हो और सेल वैल्यू कम हो तो इसे लॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यानी जो आप ये 10,000 रुपए का डिफरेंस देख रहे हो ना, 10,000 का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जिसकी आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 32 के अंदर। इस चीज की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। यानी पीएनएल अकाउंट में आप इसको दिखा सकते हो डेबिट साइड में टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम पर। सर अभी भी क्लियर नहीं हुई चीज, सुनिए मेरी बात। अच्छा आप मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताइए, अगर आपके पास कोई एसेट्स है, अगर आपके पास कोई एसेट्स है जिसकी WDV 70 है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में 70,000 वाले बायर होंगे। शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, बट डेफिनेटली होंगे। जब WDV उसकी 70 है तो इसका मतलब या तो उतने में बिके या उससे ज्यादा में। कम में तो सवाल ही नहीं उठता ना। अगर वो कम में बिका है, इसका मतलब जिसने खरीदा है ना, उसने इस एसेट्स को ढंग से देखा होगा तो पाया होगा कि वियर एंड टियर ज्यादा हुआ है। जो डेप्रिसिएशन का रेट लगाया उससे ज्यादा ही वियर एंड टियर हुआ है, इस वजह से मशीन की कीमतों से काफी कम लगाई है आपकी लगाई हुई वैल्यू से। दैट मीन्स कि आपने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जो चार्ज करना चाहिए था। इट मीन्स आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, चार्ज करना ज्यादा चाहिए था। इसका मतलब यही निकला ना। तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज ट्रीटेड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि जो उसने 10,000 रुपए आपको कम दिए हैं वो इसीलिए कम दिए क्योंकि उसका वियर एंड टियर थोड़ा सा ज्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड बी अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आई होप अब आप समझ गए। सर अगर आप हमें ये ना बताते ना तो पता है हम क्या करते हैं? मुझे पता है आप लोग क्या करते हैं। सर हम यही करते हैं कि 10,000 को डाल देते लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और पीएनएल में कर देते डेबिट। सर हमारा तो आंसर तब भी वही आता। दोस्तों सिर्फ आंसर वही आ जाने से काम नहीं होता ना। प्रेजेंटेशन बताओ, जब ऑडिट करेंगे तो ऑडिटर इस चीज को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा कि लॉस ऑन सेल कैसे हुआ, है ना। हम उस जगह क्या दिखाएंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। सर बट हमने तो अकाउंट्स में कंपनी लॉ पढ़ा है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। साहब मैंने क्या बोला कि पीएनएल अकाउंट आपके एक नहीं दो बनते हैं। इनकम टैक्स का अलग बनेगा, कंपनी लॉ के हिसाब से अलग बनेगा। तो जब आप इन्वेस्टर को दिखाओगे तो कंपनी लॉ वाला दिखाओगे, बट जब आप ऑडिटर को दिखाओगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाओगे तो कौन सा पीएनएल अकाउंट दिखाओगे? जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो जो इनकम टैक्स वाला पीएनएल अकाउंट होगा उसमें आप लॉस ना दिखा के क्या दिखाएंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। ओके सर, अब पॉइंट क्लियर है? बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए अब केस नंबर 2 पर आते हैं। तो अगला है हमारे पास केस नंबर 2। अब जरा केस नंबर 2 को देखिए। केस नंबर 2 में सेम वही चीज है। जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है? 70,000। हमारे एसेट्स की WDV कितनी बताइए? 70,000 है। और उसकी सेल वैल्यू कितनी है? सर हमने सेकंड वाले केस में उसको बेचा है 80,000 रुपए में। कितने में? 80,000 रुपए में। अब आप फिर सोच रहे होगे सर अब तो मैं 10,000 का बेनिफिट हो गया, और हम जानते हैं आप यही बोलने वाले हो। नहीं दोस्तों, मैं अभी भी प्रॉफिट नहीं बोलने वाला। सर अब तो गजब ही हो गया, आप तो नई नई टर्मिनोलॉजीज लेकर आ रहे हो। और क्या, जब टैक्स तुम नया नया पढ़ो तो टर्मिनोलॉजीज नई नहीं आएंगी क्या? ठीक है सुनिए, अभी क्या है कि मेरे एसेट्स की वैल्यू 70 है, सामने वाला कितना दे रहा है? 80,000 दे रहा है। जरा प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा कौन इंसान होगा जो मेरी बताई हुई वैल्यू से ज्यादा देने को तैयार है? देखो ये वो इंसान होगा जो जानता है कि इसका जो बैलेंस इंचार्ज है वो ज्यादा है। इसका बैलेंस इंचार्ज क्या है? ज्यादा है। यानी आपने कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन जिस रेट से लगाना चाहिए था उससे कम लगाया है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड बी अ बैलेंस इंचार्ज। उसे क्या बोलेंगे हम? यानी ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो 70 और 20 वाला, इसे बैलेंस इंचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस इंचार्ज। तो दिस 10,000 रुपीज is called, this 10,000 rupees is called balancing charge, और ये टैक्स होता है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर। किसके अंदर होता है? सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 के अंदर ये बैलेंस इंचार्ज क्या हो जाता है? आपका टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर है? तो जो 10,000 हमें एक्स्ट्रा मिले इट्स माई इनकम, तो मैं ऐसे कहाँ लिखूंगा? इनकम साइड में लिखूंगा, यानी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। यस सर। सर हमारे अकाउंट्स में भी तो ये लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, फिर भी बात स्टेटमेंट तो गलत है ना। तुमने पीएनएल में प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, जबकि लिखना क्या था? बैलेंस चार्ज। ठीक है, तो जब कभी भी हमारी जो WDV है हमें उससे ज्यादा सेलिंग वैल्यू मिल जाती है तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब जरा थर्ड केस देखो। थर्ड केस में प्लीज थोड़ा दिमाग खोल के रखना। सर अगर नहीं है तो? अरे है यार, इधर ध्यान दो। तुम कैसी कैसी बातें करते रहते हो? सर हम क्या कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हो।
केस नंबर 3। अब हंसो मत, इधर आ जाओ। देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, सेम वही, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 70,000 और आपकी एसवी कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी बताइए, कितने में बिका केस नंबर 3 में 1,20,000 का, 1,20,000 रुपए का। अब ये बताओ डिफरेंस कितना आया, सर डिफरेंस आया 50,000, इसको बोल दो प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं दोस्तों ये प्रॉफिट नहीं है, सुनिए प्लीज ध्यान से, आराम से सुनिए। मेरे एसेट्स की WDV कितनी थी 70,000, मैंने मार्केट में कितने का बेचा 1,20,000 का, कितने का बेचा 1,20,000 का बेचा। अब देखिए मेरा डिफरेंस कितना आया 50,000। अब सोच के देखो, सोच के देखो, मैं इस 50,000 के बिना 2 टुकड़े करने वाला हूं, इसके भी क्या होंगे 2 टुकड़े होंगे, और वो 2 टुकड़े कैसे होंगे जरा सुनिए। ये बताओ तुम्हारी मशीन की जो रियल कॉस्ट है वो कितनी थी, मैंने कहा सर 1 लाख। मैंने कभी किसी जमाने में जब इसे खरीदा था तो 1 लाख का खरीदा था, मुझे बस इतना बताओ 1 लाख का खरीदा और तुमने कितने का बेचा 1,20,000 में। 1 लाख की चीज जो तुमने कभी किसी जमाने में खरीदी, आज डेप लगने के बावजूद तुमने 1,20 का बेच दिया, यानी तुम तो महान इंसान हो। तुमने तो कॉस्ट से ज्यादा पर चीज बेच दी, जबकि इतने साल इस्तेमाल भी किए। कॉस्ट से ज्यादा पर तुमने बेची, और कितने ज्यादा पर बेची बताओ, कॉस्ट कितनी है 1 लाख और तुमने कितने बेचा 1,20 में, यानी 20,000 एक्स्ट्रा। इसे बोलते हैं कैपिटल गेन्स। क्या बोलते हैं इसे, कैपिटल गेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर से बोलिए, कैपिटल गेन। यानी जब आपकी सेल्स वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा हो। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 1 लाख, कितने में मैंने एक्वायर किया, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा वैल्यू मिलती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। सर आपने इनमें क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनमें कॉस्ट से कम सेल्स वैल्यू थी। अगर आप देखो कॉस्ट 1 लाख है, उससे कम सेल्स वैल्यू मिली थी, बट वो अनोखा केस है, उसमें सेल्स वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है, इसीलिए इसमें कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट आएगा। वैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन, सेक्शन 45 to 55A, वहां इसका जिक्र दोबारा होगा, बट क्योंकि अभी हम पीजीपी पढ़ रहे हैं तो उसका रिलेशन यहां से, तो अभी के अभी पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो जब आपको कॉस्ट से ज्यादा कीमत मिले तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। अभी कॉस्ट से ज्यादा कितनी है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख है और तुमने बेचा कितने में 1,20,000 में, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, दिस 20,000 रुपीज, जो 20,000 रुपीज है, इसे बोलेंगे क्या, कैपिटल गेन। और कौन सा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी प्लीज मत पूछना सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, कि जब 12 महीने के अंदर अगर हम बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें 24 महीने वाला कॉन्सेप्ट होता है, कुछ होते हैं जिसमें 36 महीने वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कैपिटल गेन में भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर एलटीसीजी होगा, नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बोलो क्लियर है, ये सर हमें क्लियर हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। और सर एक बात बताओ, 50 में से 20 को अलग कर दिए, जो बचे 30,000 है उसका क्या, दैट इज बैलेंस चार्ज। जो 30,000 बचा ना आपका, 30,000 बच गया, इसको क्या बोलोगे आप, बैलेंसिंग चार्ज, जो कि टैक्स होगा सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के अंदर। सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपने लिखा, ये कहां पर टैक्स होगा, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपका जो है वो सेक्शन 50A में होगा, अंडर सेक्शन 50A कैपिटल गेन के अंदर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां टैक्स होता है, कैपिटल गेन, तभी तो कैपिटल गेन का सेक्शन नंबर 45 to 55A बताया, तो अभी 50A के अंदर वो क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको केस समझ आ रहे हैं, 3 केस अगर आपको समझ आ गए तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो गया। मैंने तो साथ में टर्मिनल डेप्रिसिएशन के साथ 2 चीजें और करा दी, मजे मजे में, बैलेंस चार्ज भी करा दिया और कैपिटल गेन भी करा दिया, ये नए 2 चीजें करा दी, ठीक है। ये एग्जांपल समझ आया। अब आप बताओ टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर अब हमें क्लियर हो गया, सर टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब ध्यान से सुना और मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है, लिखना नहीं, देखो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कभी भी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा हो और सेल्स वैल्यू कम हो तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। जब WDV ज्यादा हो और सेल्स वैल्यू कम हो तो जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आगे बैलेंस चार्ज किसे बोलते हैं, सर बैलेंस चार्ज का मतलब होता है कि जब हमारी सेल्स वैल्यू ज्यादा हो और रिटर्न डाउन वैल्यू कम हो तो जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं बैलेंस चार्ज। उसको क्या बोलते हैं,
बैलेंस चार्ज। बोलो क्लियर है? यस सर। बट अब इस केस में देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आया सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब आया जब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम था और सेल्स वैल्यू ज्यादा थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, सेल्स वैल्यू 1,20,000। तो जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को क्या बोला? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। और बैलेंस चार्ज कैसे निकाला हमने? बैलेंस चार्ज निकाला कि जो आपकी सेल्स वैल्यू है वो बड़ी है किससे? हमारी WDV से। सेल्स वैल्यू माइनस WDV, इससे क्या निकल गया? बैलेंस चार्ज निकल आया। बोलो क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल समझ आया, थ्योरी पढ़ लो। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है? इन केस ऑफ पावर कंसर्न एज covered under clause 1 above, if assets is sold, discharge, demolish or otherwise destroy हो गया in the previous year, the depreciation amount will be the amount of money payable in such respect of building, plant and machinery, furniture together with amount of scrap value if fall short मतलब difference of the written down value thereof. The depreciation will be available only deficiency in actually written off in the books of the SSC। कुछ आया समझे? नहीं ना? इसको पढ़ लोगे तो ये ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी वैसे भी नहीं आती। आइए अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो तो यही जो 3 केस है ना, वही लिखा हुआ है। किसके द्वारा? पावर सेक्टर यूनिट के द्वारा। अगर आपकी सेलिंग वैल्यू कम है और WDV ज़्यादा, ये देखिए सेलिंग वैल्यू कम है और WDV ज्यादा है, तो क्या आएगा? TD, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जो कि सेक्शन 32 में क्या हो जाएगा? आपका टैक्स हो जाएगा। दूसरा, सेल्स वैल्यू ज्यादा है, WDV कम है, ये वाला केस, सेल्स वैल्यू ज्यादा है, WDV कम है, जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस चार्ज, जो कि सेक्शन 41(2) के अंदर कवर होगा। ये लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 2। ठीक है, 41 सबसेक्शन 2। और ये वाला क्या था आपका? सेक्शन नंबर 32 वहां कवर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और WDV का डिफरेंस बैलेंस चार्ज होगा और सेल्स वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन होगा। तो यही वाली जो चीज है उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। सो आई होप गाइस की चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आप अपने लिखने वाला टाइम बचाना चाहते हो तो इन सभी चैप्टर्स के चैप्टर 1 से लेकर एंड तक सारे के सारे नोट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्रोटेक्स अड्डा, वहां पर अपलोड किया। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, लिखने वाला टाइम सेव हो। प्रिंट आउट लैंडस्केप में निकलवाना, पोर्ट्रेट में नहीं निकलवाना। लैंडस्केप में क्लियरिटी ज्यादा आएगी, थोड़ा जूम किया होगा तो अक्षरों को अच्छे से पढ़ पाओगे। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे के सारे नोट्स वहां अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे जो प्लेलिस्ट है आप उन पर पूरे अच्छे से वीडियोस देखो, एक एक वीडियो को अच्छे से रिव्यू करो। हमने समरी वीडियो भी बनाई हुई है आपके लिए, जिससे पढ़ लेने के बाद आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाए। ये सब हम कर रहे हैं। इवन पता है हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की शॉर्ट वीडियोज बना रहे हैं। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखा करो, उससे आपको 1 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और एक बना लो लिस्ट कि आपको पूरी शॉर्ट वीडियोस 1 दिन में देखनी है या 2-3 दिन में देखनी है या 1 दिन में 10-10 करके देखनी है, तो इससे छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। अगर चैप्टर रिवाइज करने टाइम नहीं भी मिला ना तो शॉर्ट वीडियो से वो चीजें कवर होती जाएंगी। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए peace out।